झोपड़ियों में रहकर महलों के ख्वाब नहीं देखना चाहिए। एक जमाना था जब मुझे ये कहावत बड़ी बेतुकी मालूम होती थी। मैं सोचा करता था कि झोपड़ियों ही में रहकर महलों के ख्वाब देखे जा सकते हैं। जो महलों ही में रहते हैं उन्हें महलों के ख्वाब देखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मुझे इस कहावत की सच्चाई नजर आई। मेरी जिंदगी के उस वाक्य से बहुत से लोगों को एक सबक मिलेगा और इसीलिए मैं ये सब कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। सच्ची बात ये भी है कि आज मैंने जो कुछ देखा उसकी वजह से मुझे ये सब कुछ आप लोगों को बताने के लिए सोचना पड़ा, वरना वो वाकया तो मेरी जिंदगी में बरसों पहले पेश आया था जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज सुबह मैंने अखबार के क्लासिफाइड में एक इश्तिहार देखा। मैं उस वक्त एक छोटे से चाय खाने में बैठा चाय पी रहा था। इश्तिहार देखते ही मैं चाय पीना भूल गया। मेरा जिस्म सनसना उठा था, दिमाग में चिंगारियां सी फूटने लगी थी। आज से 5 साल पहले भी मैंने वो इश्तिहार देखा था, लेकिन उस वक्त तो मेरी हालत कुछ और ही हुई थी। मेरा नाम विजय है और मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा कोई सगा भाई बहन नहीं है और मेरी परवरिश मेरे मामू ने की थी। वो एक मोटर मैकेनिक थे। शहर के एक छोटे से इलाके में उनका गैरेज था। मकान गैरेज के बराबर में था। किसी भी छोटे इलाके में कोई कार का गैरेज ज्यादा कामयाबी से नहीं चल सकता, लेकिन ये शायद मामू का हुनर ही था कि कुछ लोग अपनी गाड़ियां ठीक करवाने के लिए उन्हीं के पास आते थे, जिससे उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी कि वो अपना और अपने घर वालों का पेट पालकर कुछ बचत भी कर लिया करते थे। खुद उन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ा था, जिसके बाद रोजगार में उलझ गए थे, मगर उनकी तमन्ना थी कि अपनी औलाद को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। मेरी माँ का देहांत पहले हुआ था, फिर जब पिताजी का देहांत भी हो गया तो मामू ने मुझे अपनी सरपरस्ती में ले लिया। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। मेरे पिताजी ने मुझे देर से स्कूल में दाखिल कराया था, इसलिए उनके देहांत के वक्त मैं 5वीं कक्षा में था। मामू ने मेरी पढ़ाई जारी रखवाई। उस वक्त उनके दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और उनकी तमन्ना थी कि उनके और बच्चे ना हो और वो अपने इन्हीं दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। मामू की तरह मुझे मामी की मोहब्बत हासिल रही। मामू की एक ख्वाहिश ये भी थी कि मैं शिक्षा हासिल करने के साथ साथ कुछ वक्त उनके गैरेज में उनके साथ काम भी किया करूं। उनका ख्याल था कि अगर तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी इंसान के हाथ में हो तो अच्छा है, क्योंकि पल पल रंग बदलती इस दुनिया में कुछ तय नहीं कि कब क्या हो जाए। लेकिन मुझे इस ख्याल से भी वहशत होती थी कि अपने कपड़े काले करूं और कार के नीचे घुसकर उसके नट बोल्ट खोलूं। मैंने उस वक्त तक चंद क्लासें पढ़ी थी और उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस कम उम्री में भी मेरे ख्यालात ये थे कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, कारों में घूमूंगा, बंगलों में रहूंगा और नौकर चाकर मेरे सामने हाथ बांधे खड़े रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, इसकी कोई प्लानिंग मेरे जहन में नहीं थी। शायद 10 साल का कोई भी लड़का ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकता था। मेरे दिमाग में बस एक खन्नास भर गया था। मामू को जब ये एहसास हो गया कि मैं इस काम की तरफ तवज्जो नहीं देता हूँ तो उन्होंने मुझे इसके लिए मजबूर नहीं किया। जब मैं मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। उन ही दिनों मोहल्ले की एक लड़की दीपा से मेरी आंख लड़ गई। उसकी उम्र 15 साल की होगी, 8वीं जमात में पढ़ रही थी। उसके पिता की उस मोहल्ले में किराने की एक दुकान थी। दीपा की सूरत ऐसी थी कि मोहल्ले के कई लड़के उसे आते जाते देखकर ठंडी आहें भरा करते थे, लेकिन दीपा की आंखों को तो सिर्फ मैं भाया। हमारी मोहब्बत राज नहीं रह सकी। मामू को भी मालूम हो गया और दीपा के घरवालों को भी। वो निहायत शरीफ लोग थे, मुझे तो कुछ न बोले न मामू से शिकायत करने आए, बस दीपा का स्कूल जाना छुड़ा दिया और उसका घर से निकलना बंद करा दिया। उन्हीं दिनों में मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। मैं फर्स्ट क्लास आया था, लेकिन उससे मुझे जो खुशी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। दीपा को मैंने 5 दिन से नहीं देखा था। मेरी भूख और प्यास उड़ी हुई थी, नींद आंखों से गायब थी। मामू तो मेरी मोहब्बत की कहानी सुनने के बाद मुझसे कुछ नाराज रहने लगे थे, लेकिन मामी से मेरी ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने मामू को भी कुछ समझाया और फिर उस वक्त तो मेरी खुशी की इंतहा न रही जब मुझे मालूम हुआ कि एक दिन मामू और मामी दीपा के घर गए थे ताकि उनसे मेरे और दीपा के रिश्ते की बात करें। दीपा के घरवाले बहुत शरीफ होने की वजह से ये रिश्ता करने के लिए फौरन तैयार हो गए। दरअसल उन्हें मालूम था कि बात मोहल्ले में भी फैल चुकी थी, लिहाजा यही मुनासिब था कि दीपा को मुझसे ब्याह दे। मेरी और दीपा की शादी बहुत सादगी से हुई। हम दोनों एक दूसरे को पाकर खुशी से सरशार हो गए।
दीपा ने मुझे बताया कि जिन दिनों वो अपने घर में कैद रही थी मेरे लिए हर वक्त आंसू बहाती रही थी। मामू का ख्याल था कि शादी के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उस जिम्मेदारी को भी खुद अपने सर लेते और मेरी पढ़ाई भी जारी रखवाते, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक मुनासिब मुलाजमत का बंदोबस्त करवा दिया। नौकरी के बाद जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मेरे मामू ने कहा कि मैं उनसे अलग रहने के लिए किराए का कोई मकान ले लूं। वो नहीं चाहते थे कि शादी के बाद मैं ज्यादा दिन तक उनके साथ रहूं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसी बस्ती में मुझे एक छोटा सा मकान किराए पर दिलाया और उसका 3 महीने का एडवांस किराया भी खुद दे दिया। लेकिन मुझे तो अब वो घर ही क्या, वो बस्ती भी एक आंख नहीं भाती थी। मैट्रिक करने के बाद मैं खुद को बहुत एजुकेटेड समझने लगा था और अच्छी नौकरी मिल जाने के बाद इस बस्ती में रहना मुझे अपनी तौहीन महसूस होने लगी थी। फौरी तौर पर तो मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैंने 6 महीने में इतने रुपए जमा कर लिए कि मिडिल क्लास के एक इलाके में एक साफ सुथरा मकान किराए पर ले लिया और किस्तों पर फर्नीचर खरीद कर उस मकान को सजा दिया। ये सब कुछ करते हुए मैंने कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं समझी। दिमाग में बचपन ही से ये खन्नास जो भरा हुआ था कि बड़ा होकर बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारूंगा। दीपा भी किस्तों पर हासिल किए हुए उन तमाम चीजों से बहुत खुश थी, लेकिन मामू जब पहली बार हमारे घर आए तो वो ये सब कुछ देखकर खुश नहीं हुए। चलते वक्त उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि इंसान को अपनी चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। उनकी इस बात का एहसास मुझे महीना खत्म होने पर उस वक्त हुआ जब मकान का किराया और सामान की किस्त अदा करने के बाद महीने भर का राशन ही मुश्किल से खरीदा जा सकता था। उसी दिन से मेरी परेशानी का दौर शुरू हुआ। मैंने एक दोस्त से कुछ कर्ज लेकर वो महीना गुजारा। मेरे उस दोस्त ने मेरे साथ ही मैट्रिक किया था और अब फर्स्ट ईयर में दाखिला ले चुका था। उसका ताल्लुक एक आसूदा हाल घराने से था और मैंने उससे ये बात छुपा ली थी कि मैं एक मोटर मैकेनिक का भांजा था। मेरी नई नई शादी हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को चाहते भी बहुत थे, इसलिए दीपा की हर ख्वाहिश पूरी करके मुझे बहुत खुशी होती थी। लेकिन खुशी का हासिल करना भी मुझे बहुत महंगा पड़ा। मैं दफ्तर के लोगों से भी कर्ज लेने लगा और ज्यादा से ज्यादा कर्जदार होता चला गया। दफ्तर के लोगों से तो मैं मुंह नहीं छुपा सकता था, लेकिन जो 2-3 लोग दफ्तर से ताल्लुक नहीं रखते थे और जिन्हें मेरे दफ्तर का पता नहीं था, वो लोग तकाजा करने घर पर आने लगे और अक्सर मुझे घर में रहते हुए भी दीपा से कहलवाना पड़ा कि मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ। इस तरह दीपा को मेरी हद से बढ़ी हुई माली परेशानियों का अंदाजा हुआ तो वो रोने लगी। मैंने उसे समझाया और कहा कि अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। दीपा को मेरी माली परेशानियों का एहसास होने से ये फर्क पड़ा कि उसने कोई फरमाइश करना बिल्कुल बंद कर दी और घर के खर्चों में भी खासी कमी की। उससे इतना हुआ कि घर का किराया और सामान की किस्त की अदायगी के बाद तंगी तुर्शी से महीना तो गुजारा जा सकता था, लेकिन कर्ज वालों से निजात मुमकिन नहीं थी। 8 महीने शदीद परेशानियों में गुजरे। इन्हीं परेशानियों की वजह से मुझे इस खबर से भी कोई खास खुशी नहीं हुई कि दीपा के मां बनने में कुछ महीने रह गए थे, बल्कि जब उस बारे में सोचा तो परेशानी और बढ़ गई कि अब खर्च और बढ़ जाएंगे। एक शाम मामू अचानक घर आए और बैठते ही बोले, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, चाय वगैरह का चक्कर न चलाना। मैंने जिन साहब के जरिए तुम्हें मुलाजमत दिलवाई थी वो आए थे, उन्हीं से मालूम हुआ कि तुम दफ्तर के लोगों के खासे कर्जदार हो गए हो। मैं उन साहब से शर्मिंदा नहीं रहना चाहता, इसलिए वो सारा कर्ज तुम कल ही अदा कर दो। उन्होंने एक लिफाफा मेरे सामने रखा। मुझे शक है कि तुम कुछ और लोगों के भी कर्जदार होंगे, इसलिए इस लिफाफे में उससे ज्यादा रकम है जो तुम्हें दफ्तर के लोगों को देना है। देखो विजय, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। तुम्हारी परेशानियों से मुझे बहुत दुख होगा। अगर तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल है तो आइंदा कभी कर्ज मत लेना। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे कर्ज अदा कर सकूं। मेरी नजरें झुकी हुई थी। दीपा मेरे बराबर में सर झुकाए बैठी थी। मामू की बातों के जवाब में मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका और वो सिर्फ पानी का एक गिलास पीकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने दीपा से कहा, मामू को मुझसे बहुत मोहब्बत है और हमें अब उनकी मोहब्बत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। अब मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब दीपा माँ बनी तो मुझे अपने दफ्तर से कुछ एडवांस लेना पड़ा। एडवांस भी कर्ज ही की एक शक्ल होती है, लेकिन मैं वो कर्ज लेने के लिए मजबूर था। दीपा के पिताजी ने हमारे बेटे का नाम रखा, लेकिन हम सब उसे पहले ही दिन से सिर्फ मुन्ना कहने लगे थे।
3 महीने और गुजर गए, मेरी परेशानियों में कोई कमी नहीं आई। सामान की किस्तों की अदायगी बराबर जारी थी, कुछ सामान की मुकम्मल किस्त भी अदा कर दी गई थी, लेकिन उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा था कि दफ्तर से जो रकम एडवांस ली थी उसकी किस्त हर महीने कट रही थी। उन्हीं दिनों अखबार का एक इश्तिहार मेरी नजरों से गुजरा। कुछ अजीब सा इश्तिहार था जो जरूरत रिश्ता के नाम से छपा था। एक 40 साला औरत रूबी के लिए एक सुंदर मर्द का रिश्ता दरकार है। रूबी का लंदन में बहुत बड़ा कारोबार है और वो वहीं पर रहती है। अगर उनसे शादी के ख्वाहिशमंद की शादी हो चुकी हो या उसके बच्चे भी हो तो रूबी को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। वो बीवी बच्चों को उनके खर्चे के लिए 10,000 महाना भिजवाती रहेगी। वो पता एक ऐसे इलाके का था जहां निहायत फैशनेबल लोगों की कोठियां थी। ये मेरी समझ में नहीं आ सका कि उस मालदार औरत को किसी ऐसे मर्द से शादी करने की क्या जरूरत है जो बाल बच्चेदार भी हो। उसे कोई ऐसा आदमी भी मिल सकता था जिसने किसी वजह से अब तक शादी ना की हो या जिसकी बीवी मर चुकी हो। फिर अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अक्सर बड़ी उम्र वाली औरतों की ख्वाहिश होती है कि वो किसी नौजवान से शादी करे। रूबी ने सोचा होगा कि अगर उसे कोई ऐसा नौजवान पसंद आया जिसकी शादी हो चुकी हो और उसके बच्चे भी हो तो वो अपनी पसंद की खातिर उसके बीवी बच्चों के खर्च भी बर्दाश्त कर लेगी। मेरे दिमाग में फौरन एक ख्याल उभरा, अगर रूबी मुझे पसंद कर ले तो कैसी रहेगी। रात को जब मैं सोया तो मैंने सपने में अपने आप को 40-45 साल की एक खुश शक्ल औरत के साथ देखा। उसके कीमती लिबास से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। मैंने खुद को भी एक कीमती सूट में पाया। हम दोनों एक लंबी सी कार की पिछली सीट पर बैठे हुए आपस में इस तरह बातें कर रहे थे जैसे हम पति पत्नी हो। कार एक बावर्दी शोफर चला रहा था। जल्द ही वो कार एक आलीशान मकान के सामने रुकी जो बहुत बड़ा था। बस इतना ही सपना देखकर मेरी आंख खुल गई। दीपा मेरे बाजू में बेखबर सो रही थी और मुन्ना भी उसके पहलू में सो रहा था। जागते में तो मैंने महलों के ख्वाब हमेशा देखे थे, लेकिन उस रोज सोते में भी एक ऐसा सपना देख लिया था। इसकी वजह रूबी का वो इश्तिहार ही हो सकता था। कुदरत मेरी किस्मत का दरवाजा खोल रही थी। नींद मेरी आंखों से उड़ गई थी और मैं सोचने लगा कि अगर रूबी मुझे पसंद कर ले तो उससे शादी करके मेरे सब सपने पूरे हो सकते थे। बस ये था कि मेरा बच्चा और दीपा मुझसे दूर हो जाती। लेकिन रूबी अगर मुझे पसंद कर लेती तो शायद मेरी ये शर्त भी मान लेती कि उससे शादी के बाद मैं साल भर में कम से कम 2 महीने के लिए अपने बीवी बच्चों के पास आकर भी रहा करूंगा। मुझे जो माली परेशानियां थी उनसे निजात हासिल करना भी इस तरह आसान हो जाता। दीपा जो मेरी परेशानियों की वजह से काफी परेशान रहती थी, 10,000 महीना पाकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी। लेकिन ये बात दीपा को दुखी कर सकती थी कि मैं साल भर में 10 महीने उससे दूर रहूंगा। दूसरे दिन मैं दफ्तर तो गया, लेकिन वहां से आधे दिन की छुट्टी लेकर उस पते की तरफ रवाना हो गया जो इश्तिहार में दिया गया था। वहां पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि इंटरव्यू खुद रूबी मैडम लेगी। मुझे एक ड्राइंग रूम में बिठाकर एक नौकरानी ने कहा कि मैं रूबी मैडम का इंतजार करूं। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी, सांस की रफ्तार भी बढ़ी हुई थी। मैं सोच रहा था कि जरूरी नहीं कि रूबी मुझे पसंद कर ले। रूबी जब ड्राइंग रूम में आई तो मैंने उसे बहुत गौर से देखा। उसने इश्तिहार में अपनी उम्र 40 साल लिखी थी, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि वो 44 साल से कम की नहीं होगी। लेकिन अच्छी सेहत और मेकअप की वजह से वो 40 साल की ही लग रही थी। बेसाख्ता मैंने सोचा कि अगर 10-15 साल में नहीं तो 15-20 साल में वो जरूर मर जाएगी और फिर उसके सारे बिजनेस और दौलत का मालिक मैं ही होगा। और उस वक्त तो मेरी उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद मैं अपनी पहली बीवी और अपने बेटे मुन्ना के साथ एक शानदार जिंदगी गुजारूंगा। रूबी ने मुस्कुराते हुए मेरा इंटरव्यू शुरू किया। मैं उसे जवाब देता रहा। मैंने उससे सिर्फ ये बात छुपा ली कि मैं दीपा से प्यार करता था। मैंने झूठ बोला। मैंने कहा, दरअसल मेरी ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे पिताजी ने कर दी थी, जबकि हमेशा मेरी ये ख्वाहिश रही कि मेरी शादी ज्यादा उम्र की औरत से हो जिसमें समझ-बूझ नौजवान लड़कियों से ज्यादा होती है। बातचीत होती रही। फिर उसने कहा कि उसने मुझे पसंद कर लिया। वो बोली, तुमने अपनी उम्र 25 साल बताई है, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत है। लंदन में जब तुम मेरे साथ पार्टियों में जाओगे तो वहाँ की सभी औरतें मुझे जल जल कर देखेंगी। समझ लो कि मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है और अब जो लोग आएंगे मैं उनका इंटरव्यू भी नहीं लूंगी।
मैंने उससे शादी का पूछा तो उसने कहा कि शादी तो लंदन पहुंचने के बाद वहीं के कानून के हिसाब से होगी। यहाँ शादी का कानून बहुत कमजोर है, इसमें औरत को ज्यादा सुरक्षा हासिल नहीं है। क्या तुम्हें लंदन पहुंचने के बाद शादी पर कोई ऐतराज है? मैंने जल्दी से कहा, नहीं, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बना दूंगी और वीजा भी मिल जाएगा। लंदन की तरह यहाँ भी मेरे संबंध इतने बड़े बड़े लोगों से हैं कि ये सब काम करवाना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं। परसों तक सब कुछ तैयार हो जाएगा, उसके अगले दिन की फ्लाइट से हम लंदन रवाना हो जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि रवानगी के वक्त हम साथ साथ ना हो। मैं फर्स्ट क्लास में सफर करूंगी, तुम्हारे लिए इकोनॉमी क्लास का टिकट लिया जाएगा। मैंने कहा, अगर मेरा एक बच्चा ना होता तो मैं अपनी पत्नी को तलाक ही देकर जाता, लेकिन बच्चे की वजह से मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को महीने के खर्च मिलते रहें। तुम्हारी पत्नी को 10,000 महीने मिलते रहेंगे, ये मेरे लिए बहुत मामूली सी रकम है। मैंने कहा, मुझे अपनी पत्नी की तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन बच्चे से मुझे बहुत मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि साल भर में एक बार यहाँ आकर कुछ दिन अपने बच्चों के साथ भी गुजार लिया करूँ। वो कुछ सोचने लगी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, तुम मुझे इतने पसंद आ गए हो कि मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। तमाम बातें तय हो चुकी थी, इसलिए दूसरे दिन तस्वीर लाकर देने का वादा करके चला आया। दीपा को मैंने नहीं बताया कि मैं क्या फैसला कर चुका हूँ और मुझे जिंदगी बनाने का कितना सुनहरी मौका मिल रहा है। मैं आखिरी दिन ही उसे बताता, लेकिन उसे ये नहीं बताता कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। उससे मुझे ये बहाना करना था कि मुझे यूरोप के किसी देश में एक इतनी अच्छी मुलाजमत मिल रही है कि मैं 10,000 महीने का उसे भी भिजवाया करूंगा। जब मुझे पासपोर्ट मिला तो उस पर लंदन का वीजा भी लगा हुआ था जो 6 महीने का था, लेकिन रूबी मैडम का कहना था कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद वो मुझसे शादी करके आसानी से मुझे वहां के सिटीजनशिप दिला देगी। जाने से एक दिन पहले ये भी तय पाया कि मैं अपने घर से सीधा एयरपोर्ट पहुंचूंगा और वहां रूबी मैडम मुझे नजर भी आएगी तो मैं उससे नजरें चुरा लूंगा। इस बातचीत के बाद जब मैं जा रहा था तो उसने मेरा टिकट भी मेरे हवाले कर दिया। अब मेरे लिए सबसे कड़ा इम्तिहान दीपा से बात करना था। जब दीपा को मालूम हुआ कि मुझे दूसरे देश में कोई नौकरी मिल गई है और मैं दूसरे दिन ही रवाना हो रहा हूँ तो वो रोने लगी। मैं कई घंटे में उसे बड़ी मुश्किल से समझा सका कि जिन परेशानियों से हम गुजर रहे हैं उससे निकलने का एक रास्ता यही है कि मैं इस सुनहरी मौके से फायदा उठाऊं। जरा सोचो दीपा, 10,000 महीने के तुम्हें मिलते रहेंगे, उससे तुम यहाँ की सारी मुश्किल पर काबू पालोगी और जब मैं आऊंगा तो मेरे पास भी अच्छी खासी रकम होगी जिससे मैं बहुत कुछ कर सकूंगा और मैं तो हर साल 2 महीने के लिए आता रहूंगा। इसी किस्म की बहुत सी बातों के बाद दीपा खामोश हो गई, लेकिन वो बहुत दुखी थी। एक मसला ये भी था कि दीपा अकेली कैसे रहेगी। उसका हल मैंने ये निकाला कि उस शाम दीपा को साथ लेकर उसके घर गया, उन लोगों को अपनी नौकरी का बताया और अपने ससुर से कहा कि दीपा के छोटे भाई को मेरे घर पर रहने दो ताकि दीपा को अकेला न रहना पड़े। मेरे छोटे साले को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, वो राजी हो गया। ये मसला हल करने के बाद मैं मामू के घर भी गया। उन्हें भी ये बताना जरूरी था कि मैं देश छोड़कर क्यों जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मामू मेरे इस फैसले से खुश नहीं हुए, लेकिन हमेशा की तरह इस मर्तबा भी उन्होंने मेरे आड़े आने की कोशिश नहीं की। बस इतना ही कहा, मैंने हमेशा यही कहा है कि अपना बुरा भला तुम्हें खुद सोचना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं हरगिज ना जाऊं। मुझे तो अपने वतन की रूखी सूखी ही अच्छी लगती है। मैंने उनकी ये बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी और फिर चलते वक्त एक लिफाफा उनके हाथ में देते हुए कहा, ये मेरा इस्तीफा है, आप किसी तरह ये दफ्तर भिजवा दीजिए, मुझे इसकी मोहलत ही नहीं मिली थी। दूसरे दिन मैं वक्त पर एक टैक्सी में एयरपोर्ट रवाना हो गया। दीपा के अलावा उसके घर वालों और मामू की भी ख्वाहिश थी कि वो मुझे छोड़ने एयरपोर्ट जाए, लेकिन मैंने कुछ बहाने करके उन्हें साथ ले जाने से रोक दिया। दरअसल रूबी ने मुझे ताकीद की थी कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कोई ना आए। एयरपोर्ट पर जब मैं तमाम चेकिंग से गुजरने के बाद डिपार्चर लाउंज की तरफ बढ़ रहा था तो रूबी का एक मुलाजिम मेरे पास आया। उसने गहरे रंग के शीशे का एक जार मुझे देते हुए कहा, इसमें गुलाब जामुन है, मैडम की एक दोस्त को ये बहुत पसंद है। मैडम ने कहा है कि ये आप अपने साथ लेकर जाएं। मैंने जार उससे ले लिया। वो बोला, प्लेन में बैठने के बाद ये आप किसी एयर होस्टेस को दे दीजिए कि वो इसे फ्रीज में रख दे, जब आप लंदन में उतरना तो ये जार उससे ले लेना।
मैं लंदन पहुंच गया। रूबी का मकान देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बिल्कुल मेरे सपनों के महल जैसा था। उस मकान के शानदार ड्राइंग रूम में पहुंचने के बाद मैंने गुलाब जामुन का जार एक तरफ रखकर रूबी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अब तुम्हें मेरे लिए अच्छे लिबास जल्द से जल्द सिलवाना चाहिए। रूबी की पेशानी पर बल पड़ गए और उसने कहा, अदब से बात करने की आदत रखो। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। रूबी ने कहा, तुम बेवकूफ हो जो इसे हकीकत समझ बैठे हो। तुमको अब यहाँ मेरे एक नौकर की हैसियत से रहना है। लंदन में घरेलू कामकाज के लिए मुलाजिम नहीं मिलते, इसीलिए अपनी ये परेशानी दूर करने के लिए मुझे तुम जैसे नौजवान एशियाई देशों से लाने पड़ते हैं। मुझे सकता सा हो गया और मैं मुंह फाड़कर उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, तुम्हें मेरी नौकरी से खुश होना चाहिए। तुम सिर्फ 5,000 के नौकर थे, अब सिर्फ तुम्हारी बीवी ही को 10,000 महीने के मिलते रहेंगे और यहाँ तुम्हें तमाम आराम और आसाइश मिलेगी, उसके साथ जेब खर्च भी मिलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। इतना बड़ा धोखा! मैं 1 मिनट के लिए भी तुम्हारी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं फौरन अपने देश वापस चला जाऊंगा। वो तंजिया लहजे में बोली, कैसे जाओगे? मैंने एयरपोर्ट पर ही तुम्हारा पासपोर्ट तुमसे ले लिया था। अगर तुम ज्यादा होशियारी करोगे और ज्यादा शोर मचाओगे तो मैं पासपोर्ट तुम्हें दे दूंगी और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं तुम्हें मुलाजमत के लिए लाई थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो पासपोर्ट जाली है और तुम एक स्मगलर हो। गुलाब जामुन के उस जार की गवाही तो जहाज की एयर होस्टेस भी दे देगी। इसमें ऊपर के 1/3 हिस्से में गुलाब जामुन है और फिर एक बारीक प्लास्टिक के नीचे हीरोइन भरी हुई है। मैं इंग्लैंड में भी एक इज्जतदार औरत समझी जाती हूँ। बड़े बड़े लोगों से मेरे कांटेक्ट है। मेरे बयान के बाद तुम्हारी किसी बात को भी अहमियत नहीं दी जाएगी। अब तुम फौरन ये फैसला करो कि तुम्हें मेरी नौकरी कबूल है या जाली पासपोर्ट रखने और हीरोइन की स्मगलिंग के जुर्म में जेल जाना चाहते हो। ये सब कुछ सुनकर मैं सन्न रह गया। मेरे ख्वाबों ख्याल में भी ये नहीं आ सकता था कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद मेरे सपने को चकनाचूर होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। फिर रूबी ने दिलावर नामी किसी आदमी को आवाज दी। फौरन ही एक बावर्दी मुलाजिम वहां आ गया। रूबी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, ये तुम लोगों का नया साथी है, इसे अपने साथ ले जाओ और इसे अपने ही कमरे में रखो और यूनिफॉर्म भी दे देना जो मेरे सब नौकर पहनते हैं, और इसे मेरे घर के कानून भी बता देना। दिलावर ने मुझे इशारा किया तो मैं उसके साथ ऐसे बोझल कदमों से चला जैसे कोई अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी बाजी हार के चला हो। दिलावर मुझे कमरे में लेकर आया और उससे जो कुछ भी मुझे मालूम हुआ उसे सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। रूबी का ताल्लुक एक इंटरनेशनल माफिया से था। वो अपने घरों के लिए स्मगलिंग करती थी और उसने तरीका ऐसा अपनाया था कि उसे घर में काम करने के लिए नौकर भी हासिल होते रहते थे। दिलावर भी 2 साल पहले मेरी तरह यहाँ आया था। उसके अलावा 2 मुलाजिम और थे, जिनमें एक अफगानी और एक अफ्रीकी था। अफ्रीका से रूबी हीरे स्मगल करके लाती थी। हम नौकरों को इस घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। हम किसी को खत भी नहीं लिख सकते। मैंने कहा, इसका मतलब मुझे सारी उम्र यहाँ कैद रहना है? दिलावर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक मुलाजिम को तो अभी 6 महीना पहले ही छुट्टी दी गई है और वो वतन वापस चला गया है। ये औरत वीजा बढ़वाते रहती है, लेकिन एक वक्त आता है जब वीजा बढ़वाना उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है। इस सूरत में इस इमारत के कैदी मुलाजमीन को छुटकारा मिलता है। दिलावर पाकिस्तान से आया था, उसके बीवी बच्चे नहीं थे। उसने बताया, मैं इस चक्कर में पड़ गया था कि एक मालदार औरत से शादी करके मेरी जिंदगी बन जाएगी। ये सब कुछ जानने के बाद न जाने क्यों मुझे मामू का जुमला याद आ गया कि मुझे अपने वतन की रूखी सुखी ही अच्छी लगती है। काश मैं भी उन्हीं की तरह सोचता और महलों के सपने ना देखता। उसी दिन से मैं उस बंगले का एक छोटा सा नौकर बनकर रह गया। दिलावर ने मुझे अफगानी और अफ्रीकी मुलाजिम से भी मिलवा दिया। हम चारों की उम्र तकरीबन एक थी। जब कभी तन्हाई में हम चारों को बातें करने का मौका मिलता तो एक दूसरे के दुखड़े सुनते। रूबी 12 बजे तक तो सोती रहती थी, फिर खाना खाकर कहीं चली जाती थी। शाम को उसकी वापसी होती थी। फिर अंधेरा फैलने के बाद उसके दोस्त जमा होने लगते थे। ऊंची आवाज में आर्केस्ट्रा बजता था और शराब के जाम चलते थे। आधी रात के बाद वो लोग जाना शुरू होते थे और 2 बजे तक सन्नाटा होने के बाद रूबी अपने बेडरूम में चली जाती थी। महीने में 3-4 मर्तबा मैंने अलग अलग मर्दों को भी उसके साथ उसके बेडरूम में जाते देखा।
नौकरों के साथ यानी हम लोगों के साथ उसका रवैया बहुत सख्त रहता था। फिर भी जब 1 महीने से ज्यादा दिन हो गए तो मैंने दबी जबान में उससे पूछा, क्या मेरी बीवी को रुपए भेजे जा चुके हैं? उसने घूर कर मुझे देखा, क्या तुम्हें शक है? अपने काम से काम रखो। मैं चुप हो गया। कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि मैं रूबी की बात की तस्दीक कर सकता। मुझे शक था कि रूबी रुपए नहीं भेज रही होगी, जिसकी वजह से दीपा की जिंदगी अजाब बन गई होगी। कभी कभी वो ये भी सोचती होगी कि मैंने उससे बेवफाई की और उसे धोखा देकर कहीं गायब हो गया। उसके घर वाले और मेरे मामू मामी भी न जाने क्या सोचते होंगे। कभी कभी अपने बीवी बच्चे की बेकसी का ख्याल मुझे गुस्सा भी दिलाने लगता और मेरा जी चाहता कि मैं रूबी को कत्ल कर डालूं, लेकिन मुझे ये सोचकर अपने आप को रोकना पड़ता कि अभी तो उम्मीद है कि मैं 2.5-3 साल बाद अपने वतन वापस चला जाऊंगा, लेकिन अगर उसे कत्ल कर देता तो कानून से नहीं बच पाता और फिर शायद सारी जिंदगी उनसे ना मिल पाता। साल भर बाद अफ्रीकी इस इमारत से चला गया। वो यहाँ हम तीनों से पहले आया था। इस 1 साल के अरसे में रूबी भी एक 2-2 महीने के लिए नजर नहीं आई। दिलावर ने मुझे बताया कि इंग्लैंड से बाहर दूसरे देशों में रही होगी और वहां उसने अपना या अपने घरों का कुछ काम किया होगा। दूसरी मर्तबा जब वो वापस आई थी तो उसके साथ एक हिंदुस्तानी नौजवान था जिसे वो अपने जाल में फांस कर ले आई थी। इसलिए अब फिर हम लोगों की तादाद 4 हो गई। इस घर में मेरे 3 साल इस तरह गुजरे जैसे 3 सदियां गुजर गई हो। दिलावर और अफगानी भी जा चुके थे, मगर उनकी जगह लेने के लिए भी 2 और नौजवान आ गए थे। इसी तरह मुझे यकीन था कि मेरे जाने के बाद मेरी जगह लेने के लिए भी कोई और बदनसीब आ पहुंचेगा। 3 साल बाद एक दिन रूबी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक लिफाफा मेरी तरफ फेंकती हुए बोली, इसमें तुम्हारा पासपोर्ट मौजूद है। कल तुम्हारा वीजा खत्म हो जाएगा, इसलिए आज रात की फ्लाइट से मैंने तुम्हारा टिकट ओके करवा दिया है। मुझे यूं लगा जैसे किसी कैदी को बताया जा रहा हो कि आज उसकी कैद की मुद्दत खत्म हो गई है। रूबी ने कहा, लेकिन एक बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो, मेरे बारे में किसी से भी कोई बात की तो ये तुम हारे हक में अच्छा नहीं होगा। 2-1 सरफिरों ने यहाँ से जाने के बाद कोशिश की थी कि कुछ बाअसर लोगों से मिलकर मेरे खिलाफ कोई कदम उठा सके, मगर उनकी कोशिश से पहले ही मैंने उन्हें खत्म करवा दिया था। किसी भी देश में किसी को भी कत्ल करवाना मेरे लिए कोई मसला नहीं। अब तुम जा सकते हो। और मैं लिफाफा संभाले उस कमरे से निकल आया। जब एयरपोर्ट जाने के लिए उस इमारत से निकला तो मुझे सचमुच ऐसा ही लगा जैसे किसी जेल से रिहाई मिली हो। जब मेरे प्लेन ने उड़ान भरी तो मेरा दिल चाह रहा था कि उसकी रफ्तार दुगनी चौगनी हो जाए या मैं किसी जादू से पल भर में अपनी दीपा और अपने बेटे तक पहुंच जाऊं। मेरा 3 साल से ज्यादा का बेटा अब कैसा लगता होगा। आखिर मैं अपने घर पहुंच गया, लेकिन वो घर छोड़कर जा चुकी थी और वहां अब कोई और रहता था। ये शक तो मुझे शुरू में ही हो गया था कि रूबी ने 10,000 बाकायदा मेरे घर नहीं भेजे होंगे। अब मेरे जहन में यही ख्याल आया था कि उसे या तो मामू अपने घर ले गए होंगे या वो अपने माता पिता के घर चली गई होगी। मामू के घर से पहले मैंने टैक्सी दीपा के माँ बाप के घर रुकवाई। वो लोग मुझे देखकर चौंक गए। मेरे ससुर ने भराई हुई आवाज में कहा, अब क्या लेने आए हो यहाँ? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पूछा, मेरी बीवी मेरा बच्चा कहाँ है? मेरे ससुर ने जवाब दिया, उनसे मिलने के लिए तो अब तुम्हें शमशान घाट जाना होगा। इस जवाब ने मेरे दिमाग को ऐसा झटका दिया कि मुझे चक्कर आ गया। अगर मैंने दीवार का सहारा ना ले लिया होता तो गिर ही पड़ता। मेरी सास ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, भगवान के लिए चले जाओ, हमारे दिल बहुत दुखी हैं। फिर वो भी फूट फूट कर रोने लगी। मेरा साला जिसे मैं दीपा के पास छोड़ गया था उन 3 वर्षों में खासा समझदार हो गया था। वो मुझे सहारा देकर दूसरे कमरे में ले गया। फिर उसने रोते हुए कहा, भाई साहब, आप कहाँ जाकर आखिर कितने मसरूफ हो गए थे कि आपने हम लोगों की खबर तक ना ली? मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझ पर जो कुछ गुजरी है उसे सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लेकिन ये कैसे हो गया कि मेरी दीपा और मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है? मेरे साले ने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद 1 महीने तो क्या 2 महीने बाद भी कोई पैसे नहीं आए तो दीपा ने गुजर बसर के लिए वो सारा सामान बेचना शुरू कर दिया जो मैंने किस्तों पर खरीदा था। जिन चीजों की पूरी किस्तें अदा नहीं हुई थी वो वापस कर दी गई। दीपा हर वक्त रोती रहती कि मैंने रुपए तो क्या उसे एक खत भी नहीं भेजा। 4 महीने में घर का सारा सामान बिक गया। 2 वक्त का खाना मिलना भी मुमकिन नहीं रहा। मामू ने चाहा कि दीपा और मेरे बेटे को अपने घर ले जाए, लेकिन दीपा अपने माँ बाप के घर चली गई।
माँ बाप ने उसे और अपने नवासे को कलेजे से लगा लिया, लेकिन दीपा का गम बांटना तो उनके बस में नहीं था। 1 साल बाद दीपा के सर में दर्द रहने लगा। गरीब माँ बाप जिस हद तक इलाज करा सकते थे वो कराया गया, लेकिन दर्द बढ़ता रहा। आखिर उसे एक सरकारी अस्पताल में दिखाया गया तो मालूम हुआ कि उसके दिमाग में ट्यूमर था। उसका ऑपरेशन किया गया जो नाकाम रहा और दीपा भगवान को प्यारी हो गई। मुन्ना उस वक्त 2 साल और कुछ महीने का था। माँ की मौत का उस पर ऐसा असर हुआ कि उसे भी सूखे की बीमारी लग गई। 2 महीने पहले उसका भी देहांत हो चुका था। मेरे साले ने उन दोनों की अस्थियां मेरे हाथ में दे दी। उन अस्थियों को देखकर मैं इतना रोया कि बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं मामू के घर में था। मामी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। मामू भी मुझे तशवीश से देख रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि उनसे नजरें मिला सकता। 2-3 दिन में मेरी हालत पूरी तरह संभल गई। मामू तो मुझसे कुछ ना बोले, लेकिन शायद उन्हीं के कहने से मामी ने मुझसे बहुत पूछना चाहा कि मैं कहाँ गायब हो गया था। तंग आकर मैंने उनसे कह दिया, मुमानी भगवान के लिए मुझसे मेरी बेवकूफ़ी की कहानी न पूछिए। अगर आप ज्यादा जिद करेंगे तो मैं इस मर्तबा ऐसा जाऊंगा कि फिर लौटकर कभी नहीं आऊंगा। उसके बाद मामी ने मुझसे कोई बात नहीं की। कुछ दिन बाद मैं ऐसे वक्त कारखाने में गया जब मामू काम में मसरूफ थे। जरा देर तो मैं समझने की कोशिश करता रहा कि वो क्या कर रहे थे, फिर मैं उनका हाथ बटाने लगा। उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या इरादा है? मैंने कहा, मैं काम सीखूंगा। मैंने उनसे नजरें नहीं मिलाई थी। उस दिन से मैंने काम सीखना शुरू कर दिया और अब तो मैं अच्छा खासा मैकेनिक बन चुका हूँ। मेरा ज्यादा वक्त काम में या अपनी दीपा और अपने बच्चे की याद में ही गुजरता है। जीने को मेरा जी नहीं चाहता, मगर उन दोनों की यादों में ऐसी न जाने क्या बात है कि जिंदा रहने को दिल चाहने लगा है। इसी तरह जिंदगी गुजर रही थी कि आज सुबह चाय की होटल में एक इश्तेहार मेरी नज़र से गुजरा, जिसका जिक्र मैं बिल्कुल शुरू में भी कर चुका हूँ। ये बिल्कुल वही इश्तेहार था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। मेरे लिए इसमें सबसे अहम बात ये थी कि वो इश्तेहार भी रूबी की तरफ से दिया गया था। होटल से निकलकर मैंने बाजार का रुख किया। वहां से मैंने एक बड़ी सी छुरी खरीदी और उसे अखबार में लपेटकर रूबी के घर की तरफ रवाना हो गया। जब मैं रूबी का कैदी था तब भी मेरा दिल तड़पा था कि उसे कत्ल कर दूं, लेकिन इस ख्याल ने मुझे बेबस कर दिया था कि फिर मैं अपने बीवी बच्चे से कभी नहीं मिल सकूंगा। लेकिन अब मेरे साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। अब न मेरी बीवी थी न मेरा बच्चा जिंदा था। मामू मामी तो कुछ दिन रोकर सब्र कर लेते, इसलिए मैंने तय कर लिया था कि आज उस औरत के टुकड़े करके छोड़ूंगा। लेकिन मेरी आरज़ू पूरी नहीं हो सकी। इंटरव्यू के दिए गए टाइम से मैं वहां 1 घंटे लेट पहुंचा था और फिर जरा फासले पर ही ठटक कर रह गया था। वहां पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही थी। एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी। किसी को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जा रहा था। अखबारी फोटोग्राफर उसकी तस्वीर लेने के लिए चारों तरफ से टूट पड़े तो मुझे भी करीब जाकर देखने का मौका मिल गया। स्ट्रेचर पर रूबी की लाश थी। उसके सीने में चाकू से बहुत सारे वार किए गए थे। मैंने सोचा कोई और मेरे जैसा दिल जला अपना इंतकाम लेने में कामयाब हो गया। मैं पीछे हट गया। उसी वक्त 2 पुलिस वाले एक नौजवान को हथकड़ियां लगाए हुए बाहर लाए और एक पुलिस वैन की तरफ ले जाने लगे। वो वही हिंदुस्तानी लड़का था जो मेरे बाद रूबी का कैदी बना था। उसके चेहरे पर खौफ या घबराहट बिल्कुल नहीं थी, बल्कि सुकून नजर आ रहा था। रूबी की कैद में मेरी तरह शायद उसे भी रूबी को कत्ल कर देने का ख्याल आया होगा, लेकिन जिस तरह कुछ सोचकर मैं रुक गया था उसी तरह वो भी रुक गया होगा। लेकिन रिहाई के बाद शायद उसे भी इस किस्म के हालात देखना पड़े होंगे जो मैंने देखे थे। मुझे अब कोई परवाह नहीं रही थी, इसलिए मैं रूबी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया था और मेरी ही तरह अब उस नौजवान को भी किसी बात की परवाह नहीं रही होगी। इसलिए वो मुझसे पहले रूबी से अपना इंतकाम लेने में कामयाब हो गया। मामू के घर की तरफ लौटते हुए मैंने खरीदी हुई छुरी एक नाले में फेंक दी। मैंने सोचा कि मैं अपनी आपबीती लोगों को बताऊं, जिससे लोगों को सबक हासिल हो। अखबार में मुझे आज भी इस किस्म के इश्तेहार नजर आते हैं, जिनमें बेरोजगार नौजवान या ऐसे लोग जरूर दिलचस्पी लेते होंगे जो रातों रात दौलतमंद बन जाना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि उन इश्तेहार के पीछे दौड़ने वालों को आखिर में अफसोस ही करना पड़ता है। अब ये मुमकिन है कि मेरी आपबीती सुनने के बाद आप लोग समझ लेंगे कि इस किस्म के इश्तेहार के पीछे दरअसल कैसे कैसे गंदे मकसद होते हैं। काश अखबार वाले भी इस किस्म के इश्तेहार छापना बंद कर दे जो बहुत से लोगों को महलों के ख्वाब दिखाते हैं।